हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो हम टॉप 100 की सीरीज में चल रहे हैं, जिसमें हम 3-4 वीडियो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के चालक कौन है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया है, कह रहा है कि इनमें से विद्युत के चालक कौन से होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आरआरबी रांची में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था। कह रहा है कि क्या चीनी मिट्टी आपका विद्युत का चालक है। क्या चीनी मिट्टी चालक है, अभ्रक है, कांच है। भाई अभ्रक तो हमको पता है कि सब एज ए इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, कांच भी, चीनी मिट्टी भी। तो अपना एक ही ऑप्शन बचता है, एल्यूमिनियम। तो यस, अपना एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। तो हम क्या कहेंगे, निम्न में से जो भी ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इनमें से हमारा एल्यूमिनियम क्या है, आपका एक एज अ कंडक्टर काम करेगा। तो कई ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन इनकी जगह कुछ और दे देगा, उनमें से एक ही ऑप्शन रहेगा जो आपका कंडक्टर का एग्जाम्पल होगा। तो क्लियर हुआ कैसे। एस्बेस्टस हमारा एज ए इंसुलेटर काम करता है, कांच भी, चीनी मिट्टी भी। तो हमारा एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एज अ कंडक्टर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुपर कंडक्टिविटी इन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स व्हेन। किसी वस्तु में अतिचालकता कब प्रकट होती है। अतिचालकता या सुपर कंडक्टिविटी क्या है, हमने पहले डिस्कस किया है कि जो हमारी सुपर कंडक्टिविटी है, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि यदि हम बहुत कम तापमान पर कुछ पदार्थों को क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो उनकी क्या होती है ना, उनका रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो जाती है। यानी कि ऐसा सोचो आप, आइडियल कंडीशन कि जब रेजिस्टेंस जीरो, कंडक्टिविटी इन्फिनिटी, तो वही कंडीशन आपकी कहलाती है सुपर कंडक्टिविटी। जबकि आपकी रेजिस्टेंस खत्म ही है, वहां पर है ही नहीं जीरो। तो वो जो होता है, द ऑब्जेक्ट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, नो, द हाई प्रेशर पुट, नो, हाई प्रेशर भी नहीं, इट इज कोल्ड टू लो टेम्परेचर, यस, दिस इज अवर आंसर। जब हम बहुत कम टेम्परेचर पे लेकर के जाते हैं, सपोज कर लो ना -11 डिग्री सेल्सियस, जब लगभग ऐसा कुछ टेम्परेचर होता है, -11, समझ रहे हो। तो बहुत कम टेम्परेचर पर जब लेकर जाते हैं तो आपकी सुपर कंडक्टिविटी ऑकर होती है। तो इसलिए हम कहेंगे अपना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सुपर कंडक्टिविटी किसी ऑब्जेक्ट की कब होती है, जब हम बहुत निम्न ताप पर उसको ठंडा करते हैं, तब हमारी अतिचालकता वहां पर प्रकट होती है। क्लियर, एसएससी 2006 का क्वेश्चन था, कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज गुड रेजिस्टेंस कॉइल। यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, लोहा, सोना, चांदी, मैंगनीज में से किसकी प्रतिरोध कुंडलियां होती हैं। यानी कि हमको पता है भाई कि लोहा, सोना, चांदी, मैंगनीज में से चांदी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, बहुत महंगा होता है जिसकी वजह से हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और सोना भी हमारा है, लोहा भी कंडक्टर। तो क्या कह रहा है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां। तो प्रतिरोध कुंडलियां यानी कि गुड रेजिस्टेंस कॉइल कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नीज करेगा। एंड यस, मैग्नीज इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा देखो 2012 का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन जो है प्रतिरोध कुंडली होगी, तो किसकी होगी, मैग्नीज की होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला कह रहा है, हेनरी यूनिट इज। भाई इनमें से 4 ऑप्शन दिया है कि हेनरी किसकी यूनिट है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमको पता है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की स्वप्रेरकत्व, यानी कि यहाँ पर गलत है, आपका स्वप्रेरकत्व की यूनिट पूछ रहा है, यानी कि सेल्फ इंडक्शन की यूनिट पूछ रहा है, वही होती भाई हेनरी, ठीक है। प्रतिरोध की होती ओम। तो चारों की यूनिट हमको पता है, जिसमें से आपका स्वप्रेरकत्व यानी कि कहें सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, आपकी सेल्फ इंडक्शन की यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है, हेनरी। तो ये कब पूछा गया है, 2005 का क्वेश्चन है। तो हेनरी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस इट्स कॉज। हो, ये तो अपना लेंज का नियम है, फिर भी देखते हैं।
प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। हाँ, जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है वह क्या करता है, उस कारण का विरोध करता है, और यह नियम क्या कहलाता है, लेंज का नियम कहलाता है। और लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से भी संबंधित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी, लेंज का नियम, क्योंकि लेंज का नियम कहता है ईएमएफ जब हमारा कहते हैं ना E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, तो ये जो नेगेटिव साइन आता है यहाँ पर, ये यही बताता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ जो है उस धारा के क्या करता है, विरोध करता है जहां से वो प्रकट हुआ है, यानी कि उत्पन्न हुआ है। तो EMF इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी जब लिखते हैं तो ये जो नेगेटिव साइन है यही बताता है किसको, हमारे लेंजस लॉ को बताता है। और लेंज का नियम हमारा क्या कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है आपका, वह उस कारण का क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण वह क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसके कारण का वह विरोध करता है, कहलाएगा आपका लेंज का नियम। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मीन्स इन इंडिया। भाई हमारे जो फ्रीक्वेंसी है हमारे इंडिया में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, है ना। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड यानी कि हमारे जो भारत में जो है, हमारे भारत में जो फ्रीक्वेंसी है सबको पता है, सबको पता है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन 2008 का है कि फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में यूज होती है वो कितनी होती है, आपकी 50 हर्ट्ज होती है। उसमें थोड़ा बहुत माइन्यूट वेरिएशन होता है वो फ्रीक्वेंसी लॉस का, है ना, +-2% जिसको हम बोलते हैं 50 में, वो अपने काम का नहीं है। इंडिया में कितना होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब जो R इज इक्वल टू रो एल बाई होता है, इसमें हमारा जो रो है वो क्या है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट रो की हो जाएगी R इंटू ए बाई एल। तो एरिया हो जाएगा, एरिया L इंटू एल, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इंटू एल, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और L की हो जाएगी मीटर। तो अपनी यूनिट आ गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ओम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, कोई सा भी नहीं है, तो आप इसमें ओम मीटर कर लो, ओम मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो ओम मीटर देखो ऑप्शन डी भी है, तो ओम मीटर विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर। तो क्या कह रहा था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछा। पहले ही मैंने बताया है, पहले चैप्टर में किसी भी चीज की आपको यूनिट पूछता है, रटना नहीं है, फॉर्मूला पता है, अपन ने क्या क्या निकाल लिया। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो की यूनिट पूछा है, हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग डज नॉट वर्क इन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, पहले देखो नाम पे जाओ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि प्लेटिंग हो रही, किसी चीज की कवरिंग की जा रही है, ठीक है ना, जैसे हम प्लेट बोलते हैं ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है किसी मेटल की प्लेटिंग करना, किसी मेटल का क्या करना। जैसे मैंने कहा था ना, गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है कि हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर, वैसे ही हमारा क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि हम किसी मेटल की एक लेयर दूसरे चीज के ऊपर चढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा भाई, हम क्यों कर रहे हैं गैल्वेनाइजेशन, क्यों कर रहे थे, ताकि हमारे लोहे में जंग ना लगे, उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है, अब यहाँ पर ये नहीं पूछा कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग डज नॉट वर्क इन, तो इन पॉलिशिंग द सरफेस वेल, मेटल हार्डनिंग, प्रोटेक्टिंग मेटल फ्रॉम कॉरिजन, शाइन। यस, हम शाइन करने के लिए करते हैं, प्रोटेक्टिंग मेटल फ्रॉम कॉरिजन करते हैं, पॉलिशिंग करने के लिए करते हैं, मेटल हार्डनिंग हम नहीं होगा, यानी कि सतह को अच्छी तरह चमकाने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जंग से बचाने के लिए करते हैं, चमक दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या धातु को कठोर बनाने के लिए करते हैं, नहीं भाई नहीं है। इसलिए इसका आंसर होने वाला ऑप्शन बी, मेटल हार्डनिंग इज नॉट इंक्लूडेड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर मेटल हार्डनिंग नहीं आता है। बाकी तीनों काम करता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेकिन ये मेटल हार्डनिंग में नहीं है। क्लियर। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन मैग्नेटाइज्ड, निम्न में से कौन लौह चुंबकीय है। भाई लौह चुंबकीय का मतलब देखो निकिल, बिस्मथ, एल्यूमिनियम एंड क्वार्ट्ज, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पूछ रहा है लौह चुंबकीय कौन सा है, यानी कि आयरन मैग्नेटाइज्ड कौन है। भाई आयरन मैग्नेटाइज्ड जो है हमारा निकिल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम तो हमें वैसे भी पता है कि आपका जो लोहा होता है उससे चिपकता नहीं है, ठीक है, मतलब आकर्षित नहीं होता लोहे की तरफ, ठीक है। साथ ही हमको पता है कि हम निकिल और लोहे का कॉम्बिनेशन मिलाकर के जो एलॉय बनता है, स्टील में हम NeFe यूज करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होने वाला है निकिल। क्योंकि जब हम मिश्र धातु बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम निकिल का यूज करते हैं, यानी लोहे के साथ हम निकिल को मिक्स करते हैं, तो इसलिए लौह चुंबकीय जो होगा हमारा क्या होगा, निकिल होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या कहलाता है। फेस कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है, साइकिल कहलाता है, पीरियोडिक कहलाता है। द कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ, देखो कह रहा है कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो हमने देखा पूरा साइकिल बन गया। और नंबर ऑफ साइकिल क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो अपना आंसर होने वाला है यस, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को, देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को ही घुमा दिया। यहाँ पर नहीं बोला नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यहाँ पर बोल दिया धनात्मक ऋणात्मक मानों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का मिलान करें। अब नीचे दिए गए शब्द कौन कौन से हैं भाई, बहुत इजी हैं, चलो अपन देखते हैं, ठीक है। पहला है रेजिस्टेंस। भाई हमको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की है ओम, इलेक्ट्रिक करंट की हो गई एम्पियर, फोर्स की हो गई न्यूटन, पावर की हो गई वॉट। तो क्या बन गया अपना, हो गया 4, दूसरे का बन गया कौन सा 1, 4 1, 4 1 किस में आ रहा है, 4 1 आ रहा है आपके बी ऑप्शन में। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी था, सबकी यूनिट पूछ लिया। क्लियर। देखो आरआरबी का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी रांची का। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द रूल गिवन बिलो, ठीक है। पहले नीचे दिए गए नियम को पढ़िए, फिर बताइए कि ये नियम इन चारों में से कौन सा नियम है। तो कह रहा है किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से युक्त हुआ है, विलयन से गुजरने वाले क्या है, गुजरने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हमको पता है कि हमने विद्युत अपघटन का नियम पढ़ा है। फैराडे ने क्या दिया था, हमारा विद्युत अपघटन का नियम दिया था। 2 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम कहता है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहता है कि यदि हमारा विद्युत अपघटन हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा क्या है आपका जार है जिसमें 2 रॉड रखी हुई है और ये कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो जब हम इसमें विद्युत अपघटन करते हैं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो इस रॉड के चारों तरफ जो चार्ज जमा होता है वो चार्ज किसके बराबर होता है, फ्लो होने वाली करंट के बराबर होता है। तो मतलब वही हुआ कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से युक्त है, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट से युक्त है, यानी कि इस रॉड के चारों तरफ एकत्रित है, विलयन से गुजरने वाले आवेश बोले या चार्ज बोले, क्योंकि आवेश का प्रवाह ही क्या है, करंट है, तो विद्युत धारा के बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं फैराडे का पहला नियम, विद्युत अपघटन का पहला नियम था। फैराडे जी ने विद्युत अपघटन का पहला नियम क्या दिया था कि इस रॉड के चारों तरफ एकत्रित आपका जो पदार्थ है आवेश, वो इस चारों तरफ जो मतलब एकत्रित है आपका आवेश पदार्थ, चारों तरफ एकत्रित पदार्थ की मात्रा जो होगी किसके बराबर होगी, बहने वाली करंट के बराबर होगी। तो उसी से हमने रिलेट किया, कौन सा ऑप्शन हुआ अपना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, पहली बार चुंबकीय प्रभाव किसने बताया था। भाई हमको पता है पहली बार चुंबकीय प्रभाव ओस्टेड जी ने बताया था। यस, ओस्टेड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर।
चलिए, इसमें तो अब कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है ना कि बताए हेनरी फैराडे, ओस्टेड नहीं बताया था भाई, ओस्टेड नहीं बताया था ना पहली बार चुंबकी, इसलिए ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, निम्न में से कौन सा अलग है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं कैपेसिटर है ये, ठीक है, कैपेसिटर, कैलोरीज एंड ये क्या है, अवरोध, ये तो अलग ही है। यहाँ पर कुछ और होगा। प्रतिरोध तो हमारा किसका अपोज करता है, फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है, रेजिस्टेंस। धारिता किसका अपोज करता है भाई, ये वोल्टेज का अपोज करता है। कैलोरी किसी का अपोज नहीं करता है। अवरोध भी मतलब किसी ना किसी चीज का अपोज करेगा। तो कौन सा भिन्न होगा इनमें से, हमारा भिन्न हो जाएगा कैलोरी, एंड यस कैलोरी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। आरआरबी अहमदाबाद एएसएम का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टम्स विच हैव फाइनाइट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, जिनमें अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है। देखो तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर, ठीक है, चौथा भी। तो इन चारों में से कौन सा है जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, तो क्या होगा, विद्युत प्रतिरोधी, या कहेंगे एंटी इलेक्ट्रिक, या कि आप कहोगे इंसुलेटर। इंसुलेटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, एसएससी सीपीओ 2012 का है। देखा मैम ने जो डेफिनेशन बताई थी चारों, सिर्फ डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन गया कि जिसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, अत्यधिक प्रतिरोध होगा, वो क्या कहलाएंगे आपके, वो इंसुलेटर कहलाएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से बहुत अच्छा रिस्पांस करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं अब सेंड कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे अद्वैत एजुकेशन के साथ बने रहिए। थैंक यू क्लास।